हाय एवरीवन, दिस इज अमन तिलक फ्रॉम एम्स दिल्ली। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ अपने क्रेडेंशियल्स बताना चाहूंगा। मेरी एम्स में 2017 के एंट्रेंस एग्जामिनेशन में ऑल इंडिया रैंक 33 आई थी। जिपमर के एंट्रेंस एग्जाम में 34 आई थी। केवीपीवाई में ऑल इंडिया रैंक 30 थी। पीसीबी में एग्रीगेट मेरा बोर्ड्स में 98% था और ओवरऑल मेरा 96% था। अब मैं इस वीडियो में रैपिडली बोलने वाला हूं क्योंकि मैं मानता हूं कि टाइम इज वेरी प्रेशियस फॉर ऑल ऑफ यू, और यहां पर आप नोट कर लीजिएगा मैं सारे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने वाला हूं। तो पहले आप जो मेरे से सवाल पूछते हो बार बार कि सर आप आज एम्स दिल्ली में हो, आप कौन कौन सी बुक्स और रिसोर्सेज आपने पढ़े, तो मैं आपको क्लियर बताता हूं। मेरी एनसीईआरटीज मोस्ट ऑफ देम वर रेड व्हेन आई वाज इन क्लास 11th के एंड तक मेरी सारी कंप्लीटेड थी। ऑल्दो मैं आपको ये अपनी स्टोरी बता चुका हूं, एक बार आप सुन लीजिएगा मेरी स्टोरी, पीछे आपको वीडियोस में मिल भी जाएगी कि मैं 10th तक मैंने कोई भी बहुत बड़ा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन नहीं उखाड़ा था, कोई एनटीएससी कोई ओलंपियाड ऐसे नहीं उखाड़ा था। लेकिन 11th से स्टार्टिंग से मैं मेहनत करना स्टार्ट कर चुका था और मैं जब 4 महीना 5 महीना हो गया तो कोचिंग में, सो आई वाज परफॉर्मिंग प्रीटी वेल इन द एग्जाम्स जो टेस्ट होते थे। ऑल्दो उस टेस्ट में जो कंटेंट आ रहा होता सिलेबस वो बहुत छोटा होता था कि भाई एक यूनिट का, एक चैप्टर का भी एक छोटा सा पार्ट आ रहा होता था, टॉपिक का भी सब टॉपिक आ रहा होता था। फाइन, तो मेरे को आपको यहां पर चीज समझनी है। मैं आपको क्लियरली बता दूं कि मैंने क्लास 11 से अपनी पूरी प्रिपरेशन स्टार्ट की और मैंने एनसीईआरटी 20+ टाइम्स मोस्ट ऑफ दी टॉपिक्स की ट्राई की है पढ़ने के लिए, है ना, जिसमें मैंने रिवाइज किया है। पहले दूसरी बार पूरी फुल रीड मारी हुई, उसके बाद में रिवाइजेस की है ना। तो 20 बार आप मान के चलो मैंने सारे एनसीईआरटी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की रिवाइज करके रखी। अंडरलाइंड मेरी एनसीईआरटी आप देख चुके हो, आपने देखा होगा कितनी इंट्रिकेटली अंडरलाइंड है, तो बार बार वो पढ़ के आई। इसके अलावा मैंने जो अपने कोचिंग के मॉड्यूल्स होते हैं, आप सोचो कि जितना एनसीईआरटी उससे करीब 5x या कुछ आप मान के चलो 10x भी कंटेंट है कुछ चैप्टर्स में, तो है ना। जैसे मैं एनिमल किंगडम कर लूं तो उसमें आप मान लो 20x कंटेंट होगा, है ना। तो मैंने अपनी कोचिंग मॉड्यूल्स भी अच्छे से अंडरलाइन करके, जैसे आपने मेरी एनसीईआरटी देखी वैसे मेरी कोचिंग मॉड्यूल्स भी अंडरलाइंड है। मैंने सारे क्वेश्चंस उसके सॉल्व किए हुए थे। इसके अलावा आप मेरे से पूछो प्रीवियस नीट के पेपर्स मैंने जो है 15-20 साल के सॉल्व करके रखे थे। एम्स तक के मैंने जो पेपर्स थे मेमोरी बेस्ड आते थे वो मैंने सॉल्व करके रखे थे उस वक्त। इसके अलावा क्लास 12 में मैंने ये मेरे को पीयूष सर ने सजेस्ट किया था, जेईई मेंस के मैंने जो पेपर्स थे पिछले 10 साल के सॉल्व किए थे और पीछे का भी मैं चलता चला जा रहा था। और एम्स की प्रिपरेशन के लिए लास्ट मोमेंट पर मैंने जो है जेईई एडवांस के भी जो बड़े क्वेश्चंस होते थे मैंने सब सॉल्व किए हुए थे। इसके अलावा रेजनिक हेलिडी में मैंने कुछ क्वेश्चंस लगाए हुए थे। एचसी वर्मा भी पढ़ी हुई है मैंने। ट्रूमैन, जिसको कि आप इतनी मोटी सी बुक होती है, वो भी मैंने बहुत पढ़ी हुई है। फाइन, तो अब मैंने आपको यहां पर मैं कुछ बोस्ट करने के लिए नहीं बता रहा हूं। आप यहां से किसी भी टॉपर से जाके पूछोगे ना तो उसने ये चीज पढ़ी होती है बहुत सारी, आप जो मैं आप चीज बता रहा हूं पढ़ी होती है, क्योंकि यार वो बच्चा क्लास 9 से पढ़ रहा है, क्लास 6 से पढ़ रहा है, मैं 11 से पढ़ रहा हूं, लेकिन मैं 11 के स्टार्टिंग से ढंग से पढ़ना मैंने स्टार्ट कर दिया था, तो मेरे पास टाइम था, मैंने पढ़ा है। ठीक, अब आप मेरे से पूछो कि क्या सर ये सब हम भी कर ले तो क्या हमारा एम्स दिल्ली में सिलेक्शन हो जाएगा? मैं बोलूंगा नहीं। ये सब करोगे तो आज की डेट में आपको एक चीज समझनी, बहुत सिंपल सी बात समझना कि मेरे टाइम में एम्स का एग्जाम अलग होता था, जहां पर 60-60-60 डिस्ट्रीब्यूशन होता था, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, और 20 जीके जो होता था। ठीक है, करंट अफेयर्स प्लस जो जीके के और जो क्वेश्चंस होते थे उसमें होता था। फाइन, तो आपको सिंपल सी चीज समझनी है कि वहां पर फिजिक्स और केमिस्ट्री का बहुत ज्यादा वेटेज था, तो बहुत जरूरी था। यहां पर आप एम्स में मेरे बैच और मेरे जो 1-2 जूनियर बैच है उसमें आप देखोगे, जब तक एम्स के एग्जामिनेशन से एम्स का सिलेक्शन होता था तब आप देखोगे उन बच्चों की साथ में बहुत बच्चे जो पीसीएमबी लिए हुए हैं, क्योंकि आप सोचो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री डिसाइडिंग फैक्टर ज्यादा था। ठीक है, अब यहां पर आप सिंपली समझो कि जब से पिछले 2 साल से जब से ये हमारा नीट से जो है वो एम्स दिल्ली की सीट मिल रही है, तब से चीजें काफी डिफर हो गई है। आपको समझना है कि बच्चे आज की डेट में ऐसे हैं जो कि केवल एनसीईआरटी पढ़ के बायो में 360 में से 355 360 स्कोर कर रहे हैं, 360 तक स्कोर कर रहे हैं। मेरे को पता है हमारे साथ उड़ान में जुड़े भी हुए थे स्टूडेंट्स। ठीक है, आई एम श्योर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे देख रहे होगे उनके जो एक्सपेक्टेड स्कोर्स है तो आ रहे हैं, तो चीजें डिफर हो गई। तो आप ये सोचो कि यार आप मैंने जो किया वो आप करके इतने ही नंबर लाओगे, तो यार दैट इज नॉट द ट्रूथ। अब मैं आपको बता रहा हूं कि आपको क्या क्या करना है अगर आप ट्राई कर रहे हो अच्छा स्कोर करना और आप ट्राई कर रहे हो एम्स दिल्ली के लिए टारगेट करना। पहली चीज समझ लो, बहुत मैं सिंपली एकदम क्लियर कट चीजें बोलता हूं। पहला, एम्स दिल्ली के लिए पिछले साल जनरल का कट ऑफ 705 गया था। आप मान के चलो एम्स दिल्ली टारगेट कर रहे हो 700 या 700 से प्लस आपको टारगेट करना पड़ेगा। अब सिंपल सी चीज है कि 701
एक समझो आपका केवल आपकी मेहनत पे नहीं डिपेंड करेगा, वो आपके दिन पर भी डिपेंड करेगा। चाहे मैं यहाँ पर एक मैंने इंटरव्यू भी किया था AIR 1 के साथ नीट 2020, उसको तक नहीं पता था कि उसके मार्क्स क्या 720 में 720 आएंगे कि नहीं। तो सिंपल सी बात है कि मेरे को और तुम्हें तो ऐसा कर ही नहीं सकते ना श्योरिटी के साथ कि भाई 700 के ऊपर नंबर आपके आ ही जाएंगे। मैं आपको सिंपली ये चीज बोल सकता हूं, मेहनत करके, पूरी मेहनत करके आप 670 से प्लस जो है मेहनत से ला सकते हो। उसके ऊपर जो है, मैं हमेशा से बोला हूं कि यार इंडिया में टॉप 500 बच्चे जो किसी भी एग्जामिनेशन में जैसे नीट में आ रहे हैं ना, वो ऑलमोस्ट सेम लेवल पर है। अब तुम ऐसे समझ लो, सीट तो एम्स में 85 है ना, तो 500 बच्चे इवन उस सेम लेवल पे होने के बाद, जिसका दिन थोड़ा अच्छा था, जिसकी बबलिंग मिस्टेक नहीं हुई, जिसका उस दिन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ज्यादा लग गया, तो मैं तो क्लियर बोलता हूं यार, जैसे जिपमर में एक 2-3 क्वेश्चन आए थे ऐसे जिसमें मेरा लक ज्यादा फेवर कर गया था कि कोई जैसे डेज होते हैं है ना, डेट्स उसकी वो मैंने पढ़ी हुई थी, तो वो सब मेरा ठीक हो गए। तो ये सब भी चीजें मैटर करने लग जाती। तो आपको सिंपल जो टारगेट करना है 670 प्लस करना है। एम्स डेली मत टारगेट करो, टारगेट करना 670 प्लस स्कोर करो और उसके लिए मेहनत टारगेट करो। अब 670 प्लस स्कोर करने के लिए मैं आपको बता दे रहा हूं क्या क्या चाहिए। अब इसके ऊपर आपका 700 भी हो सकता है, 720 भी हो सकता है और आपका 671 भी मार्क्स हो सकता है ये करके, है ना। पहली चीज, बायोलॉजी में एनसीईआरटी, उसके अलावा कुछ रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी एटलीस्ट 20 बार पढ़ोगे तब फायदा है, ठीक है। बस इतना, खत्म, कुछ नहीं करना और, है ना। इसके अलावा कुछ मैं आपको चैप्टर्स बता दे रहा हूं बायो के, जब आपके पास टाइम हो तो आप एडिशनल कर सकते हैं एनसीईआरटी के, बट दैट इज नॉट एब्सोल्युटली रिक्वायर्ड, आप ऐसे समझ लो, है ना। मैं आपको बता दूं, जेनेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, ये 2 ऐसे यूनिट्स हैं जहां से आप जो थोड़ा सा एडिशनल अगर पढ़ लोगे तो वो बढ़िया ही रहने वाला है। इसके अलावा अगर आप कुछ कहीं और से एडिशनल पढ़ना चाह रहे हो तो आई वुड सजेस्ट कि जो आपका ये जो ह्यूमन फिजियोलॉजी वाला पार्ट है उधर से थोड़ा सा एडिशनल पढ़ सकते हो इफ यू वांट। रेस्ट इज नॉट रिक्वायर्ड, बाकी बस एनसीईआरटी पढ़ने, लेकिन 20 बार एटलीस्ट आपको पढ़नी, या तो 20 बार नहीं पढ़ रहे तो एटलीस्ट 2 डिजिट, मतलब 10 या 10 से ज्यादा तो एटलीस्ट होनी चाहिए। अब जाओ केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ओनली एनसीईआरटी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एनसीईआरटी तो करनी ही करनी है। उसके साथ साथ आपको जो नेम्ड रिएक्शंस हैं उनके मैकेनिज्म्स आपको क्लियर होने चाहिए, प्लस आपको जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो जितनी पढ़ो उतनी आप समझो कम है, आपको पूरा अच्छे से उसको कंसेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए, तब जाके आप ना, आपका नया कोई सवाल भी बनता है ना तो भी आप उससे आराम से कर ले जाओगे। ऑल्दो जो सवाल आएंगे नीट के पेपर में वो ज्यादातर एनसीईआरटी की लाइन से आने वाले हैं, फाइन। तो ये मैं सजेस्ट करूंगा। इसके बाद आ जाओ आप फिजिकल केमिस्ट्री में। अब फिजिकल केमिस्ट्री और फिजिक्स मोस्टली, अगर मैं मॉडर्न फिजिक्स हटा दूं, मॉडर्न फिजिक्स में आपको डेफिनेटली एनसीईआरटी वर्ड, आपको लाइन बाय लाइन ज्यादातर उसकी लाइंस इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी पढ़ना, मॉडर्न फिजिक्स प्लस ईएम वेव्स प्लस सेमीकंडक्टर्स आप मान लो पूरा ना वो वाला पोर्शन, उसके लिए आपको एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है, एज वेल एज क्वेश्चन सॉल्विंग इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर एज वेल एज एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट, सारी चीजें इंपॉर्टेंट है ना। इसके अलावा अगर मैं फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री की बात कर दूं तो आपके लिए सिंपली आपको क्वेश्चन होने चाहिए आपसे, सिंपल बात है ना। एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है, हाँ इंपॉर्टेंट है, पढ़ लो अगर आपके पास टाइम है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, फॉर्मूले क्लियर होने चाहिए और उस फॉर्मूलों को अप्लाई करना आना चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री दोनों। फिजिकल केमिस्ट्री के जो फॉर्मूला चार्ट्स हैं, आई एम श्योर आपने मेरे टेलीग्राम चैनल पे देखे होंगे, सारे जो फॉर्मूला चार्ट्स हैं मैंने इवन फिजिक्स के भी अपलोड किए हुए हैं, लेकिन आपको ये चीज समझनी है कि उसको अप्लाई करना देर वहां पर की है, तो उसके लिए आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने पड़ेंगे टाइम्ड फॉर्मेट में, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, फाइन। अब मैंने आपको देखो बस इतना सा है रिसोर्सेज, इसके अलावा मैंने किया, देखो मैंने ट्रूमैन भी लगाई, मैंने रेजनिक हेलिडे भी लगाई, मैंने मॉड्यूल्स भी किए हैं कोचिंग के, कोई जरूरत नहीं है आपको, कोई और स्टडी मटेरियल की जरूरत ही नहीं है। अरे भाई आपने मेरे पास काफी रिक्वेस्ट थी कि सर आप भी उड़ान के लिए स्टडी मटेरियल लाओ, मैं क्यों नहीं ला रहा हूं, क्यों नहीं, जरूरत ही नहीं है यार, आपके आराम से निकल सकता है यार। आपका जब 360/360 केवल एनसीईआरटी से बायो में आ सकते हैं तो क्या जरूरत है एडिशनल स्टडी मटेरियल की, वो आपके लिए बोझ हो जाएगा, आपको फीलिंग देगा कि आपने उतना नहीं पढ़ा जितना रिक्वायर्ड था। अगर इसके अलावा कुछ रिक्वायर्ड था तो मैंने ऑटोमेटिकली आपको डिजिटल नोट्स, जिसमें कि आपने एनसीईआरटी की टेबल्स, डायग्राम्स सब कुछ इनकॉर्पोरेटेड, वो मैंने आपके लिए बनवा दी, 20-20 घंटा लगा उस नोट बनाने में, है ना। अब आगे हम लोग बात करते हैं, है ना। मैं आपको सिंपली बता दूं, यहां पर आई विल बी वेरी वेरी क्लियर ऑन दिस कि भाई मैं स्टार्टिंग जैसे मैंने बताया 11th के जब 5-6 महीने बीत गए थे, उस वक्त से मैं एक अच्छा बच्चा हो गया था अपने कोचिंग में, और जहां पर मेरी जो परफॉर्मेंस थी
ऑल्दो जो टेस्ट थे वो बहुत छोटे छोटे होते थे यार। एनिमल किंगडम में भी एक जो है आपका उसका टॉपिक का भी सब टॉपिक का टेस्ट हो रहा होता था, लेकिन आपको चीज समझनी है कि मैं अच्छा परफॉर्म करने लग गया था, है ना। अब यहां पर मैंने आपको अपनी स्टोरी बहुत बार अच्छे से बताई हुई है, तो यहां पर जब मैं अच्छा परफॉर्म कर लिया गया था तो भाई मुझे सारे टीचर्स का नंबर प्रोवाइड कर दिया गया था हमारी कोचिंग में, और मैं पर्सनली कनेक्टेड रहता था सबसे। मैं क्लास 12th की बात करूं तो मैं रात के 2-2 बजे तक अपने डाउट क्लियर करता था, एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल माय टीचर्स फॉर दैट। पूरा मेंटर मेरे को प्रोवाइड किया है, पूरा मेंटरशिप प्रोवाइड की है। इवन मेरे को उन लोगों से कनेक्ट किया था जो प्रीवियस ईयर्स के टॉपर्स थे उस इंस्टीट्यूट से। और ये जो है ये आप सोचो कि यार काफी जो लोग काफी अच्छे इंस्टीट्यूट जैसे IMS, BHU, इवन कुछ तो एम्स में भी मैं कुछ लोगों से कनेक्टेड था थ्रू एंड थ्रू कनेक्शन के साथ, तो सब लोगों ने मेरे को मेंटर किया। जैसे एम्स के एग्जामिनेशन में एक जो पेन होता है वो क्लिक वाला यूज होता है, तो मेरे को ये बताया गया था कि अमन एक सर है, अभी सीनियर MD कर रहे हैं मेडिसिन से, MD एम्स दिल्ली से। उन्होंने मेरे को क्लियर बताया था कि अमन उससे मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया था, इसलिए मेरा एम्स में सिलेक्शन नहीं होती। ऑल इंडिया रैंक 92 या 93 थी, 37 में मिलता था उस वक्त। तो ये छोटी छोटी चीजें काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है, आपको मेंटर बता पाता है। दूसरा आपको चीज समझनी है कि मैं एक अच्छा बच्चा रहा, मेरे को बहुत अच्छा रहा था मेरे लिए कि भाई मेरे को जितनी भी फैसिलिटीज प्रोवाइडेड होनी थी मेरे पास थी। और सिंपली मैं आपको बताऊं कि ज्यादातर बच्चे आप देखते होंगे कि क्यों टॉप कोचिंग से निकल रहे होते हैं। जो कोचिंग्स होते हैं कुछ सेलेक्टेड ही कोचिंग्स होती हैं, है ना। आप जान रहे हो कौन सी कोचिंग, जिनका आप टाइम्स ऑफ इंडिया और दैनिक जागरण में फर्स्ट और सेकंड पेज पे ऐड देखते हो रिजल्ट आने के बाद, अभी भी आएगा 20 दिन बाद, है ना। तो वहां से निकल रही होती। रीजन क्या है ना यार, वहां पर बैचेस में डिवाइडेड होते हैं। जो बच्चा अच्छा कर रहा होता है उसे सॉर्ट किया जाता है, उसे बढ़िया बैच में डाला जाता है, उसे वो फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाती है जो किसी को नहीं प्रोवाइडेड होती है। मतलब ऑल व्हाट दे नीड फ्रॉम एनीथिंग टू एवरीथिंग। मैं आपको अपनी बात बता दूं, मैं भी इन बच्चों में से था, ठीक है, जो कि एक टॉप फैसिलिटी जिनको प्रोवाइड की गई, आई एम वेरी थैंकफुल फॉर दैट। लेकिन मैं यहां पर बात कर लूं बाकी सारे बच्चों के लिए जो कि इतना टॉप नहीं कर पाते, क्या माय क्वेश्चन है कि क्या वो कैपेबल नहीं है, क्या उनमें पोटेंशियल नहीं है? ऐसी बात नहीं है, हर बच्चे में पोटेंशियल। पॉइंट ये है कि आप जो हो, अगर आप टॉप बच्चों में से नहीं हो तो आपको उतना अटेंशन नहीं मिलता कोचिंग में, उतना अटेंशन, मेंटरशिप, गाइडेंस नहीं मिलती, तो आपका मोटिवेशन थोड़ा कम होता है, उसकी वजह से आप मार्क्स कम करते हो, फिर आप कभी भी उस रेस में जा ही नहीं पाते, फिर आप एग्जाम देना छोड़ देते हो, एंड दैट इज हाउ इट गोज। मेरे कम नंबर आते थे एग्जाम में तो मेरे टीचर्स मेरे साथ बैठते थे, गलत क्वेश्चन सॉल्व कराते थे, और मेरा पूरा एनालिसिस किया जाता था कि कैसे, मतलब कि डरो मत, सारा एवरीथिंग इज रिक्वायर्ड, है ना। सिंपल सी मैं आपको बात बता दूं कि ऐसे तो यार, जैसे मैं आपको बताऊं कि वजन कम करना है, तो वजन तो आपका यार खुद ही पता है यार, हेल्दी खाओ और आप 45 मिनट्स फिजिकल एक्टिविटी करो हर रोज, है ना, आपका ऑटोमेटिकली कम होगा। लेकिन तब भी लोग जिम जाते हैं, ठीक है। नाउ जिम इज इक्विवेलेंट टू अ कोचिंग, लेकिन यहाँ पर जिम में भीड़ आ रही होती है ना। कुछ लोग मोटिवेटेड होते हैं, कुछ इक्वली मोटिवेटेड नहीं होते, कोई फोन चलाते रहते हैं, है ना, उतने मोटिवेटेड नहीं होते। अब इन जिम में भी वो जो जिसको कहते हैं जिसको कहते हैं प्रीमियम लोग, या प्रीमियम वहां के जो वो लोग है ना, कंपेरेबल टू द टॉप स्टूडेंट्स इन द कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, उनको एक मेंटर दिया जाता है कोचिंग इंस्टीट्यूट में, और एक पर्सनल ट्रेनर दिया जाता है इन अ जिम, है ना, इसके इक्विवेलेंट है ना। अब आपको टॉप जो बच्चे हैं उनको मेंटर दिया जाता है, प्लस उनको टॉप बैचेस में डाल के सारा फैसिलिटीज उनके जो है वो उनके पास रहती है ना। तो अब आपको क्या करना है, आपको ये चीज समझनी है कि आप ऑफलाइन कोचिंग से अगर पढ़ रहे हो, केवल इवन ऑफलाइन में कर रहे हो, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कि भाई आपको एक पर्सनल गाइडेंस की जरूरत हो जाती है, पर्सनल मेंटर की आपको जरूरत पड़ती है। हर एक बच्चे यूनिक है। आप खुद सोचो, जिस बच्चे के एक बच्चा था जिसका 330 नंबर आ रहे हैं बायो में, एक्सपेक्ट कर रहा है, और उसके जो टोटल मार्क्स है वो 550 के आसपास है ना, उसका सिलेक्शन मोस्ट प्रोबेबली नहीं हो रहा है ना, तो वो फिर से ड्रॉप कर रहा है। तो उसने मेरे से पूछा कि क्या मेरे को लेक्चर्स लगाने की जरूरत है, मैं छोड़ सकता हूं? मैंने बोला हाँ भाई, अगर तुम्हारे 330 आ रहे तो केवल वो लगाओ जहां पर तुम्हें डिफिकल्टी हो रही है, बाकी अपना सेल्फ स्टडी करो। वहीं एक जिस बच्चे के 200 नंबर आ रहे हैं, उसकी जो गाइड किया जाएगा, उसकी प्रिपरेशन का लेवल अलग होगा। अब अगर तुम्हारे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे 620 नंबर के ऊपर आ रहे हैं, जैसे मेरे
क्लास 12th में आने लग गए थे, तो मेरे को अलग लेवल पे गाइड किया गया। पीयूष सर ने मेरे को बोला कि जेईई एडवांस के अमन तू क्वेश्चन लगा ले, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में भूल गया, वो भी मैंने लगाई है। इतना सब लगाया है ना, इसके अलावा बहुत सारी चीजें लगाई यार। 37 ईयर्स आईआईटी जेईई एडवांस के केमिस्ट्री के क्वेश्चंस आते थे, वो भी लगाए मैंने और उसको भी सॉल्व कराया। जो मेरे को प्रॉब्लम्स थी वो भी टीचर्स ने उसको गाइड किया हुआ, तो सब किया हुआ है। लेकिन आपको ये समझना है, ये जो फैसिलिटीज है ये केवल एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में, अगर मैं ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट की बात बताऊं तो लोग 2 लाख रुपए देकर भी फैसिलिटी नहीं वो कर पाते हैं, क्योंकि ये बस टॉप बच्चों को मिल रही होती है। और ऑनलाइन कोचिंग में तो दूर दूर की बात छोड़ो, वहां तो तुम्हें देख भी नहीं रहा कोई कि क्या तुम एक्चुअली पढ़ भी रहे हो या फिर क्लासेस अटेंड नहीं कर रहे हो, फोन ऑन करके क्लास ऑन करके आप कहीं और ख्याल में खोए हो, है ना। ठीक है, तो या स्क्रीन ऑन स्क्रीन चला के आप व्हाट्सएप चला रहे हो, उधर कोचिंग कर रही क्लासेस और आप कुछ अपना टाइम वेस्ट करो, कोई नहीं देख रहा। तो यहां पर आपको चीज समझनी है कि यहां पर हम लोग जो है आपके लिए क्या करा सकते हैं। 2 चीजें करा सकते हैं, इसको मेरे को आप कमेंट में नीचे बता रहे हो, ठीक है। पहला क्या करा सकते हैं, एक हम लोग एक स्कॉलरशिप टेस्ट कंडक्ट करा ले, उसमें जो टॉप के बच्चे होंगे उनको मैं एक स्पेशल, देखो मेरे लिए आप खुद सोचो, इस वीडियो में आप नंबर ऑफ व्यूज देखना जब आप देख रहे हो, है ना। सिंपल सी बात है, इतने बच्चे आप मल्टीप्लाई कर लो, अगर इन बच्चों को मैं अगर 2 मिनट भी मैं इनसे बात कर लेता हूं, है ना, आप सोच के देखो कि वो कम से कम आप मान के चलो 100 घंटा होगा, और हर रोज अगर ये 2 मिनट मेरे से बात कर ले, सो इट इज नॉट feasible for me to guide each and every one of you। मैं जनरलाइज में सबको हेल्प करता हूँ और पिछले इतने सालों से मैं आपको सपोर्ट कर रहा हूँ, दैट आई कैन डू। लेकिन पर्सनलाइज वे में हर एक बच्चा, मेरा मानना यूनिक है, और आपका हक है कि आप अगर आप टॉप बैचेस में नहीं हो तो कोई चिंता वाली बात नहीं, लेकिन आपका हक है कि आपको सही मेंटर प्रोवाइड किया जाए, आपको सही गाइडेंस प्रोवाइड करी जाए। और एक यूनिक जो है, आप अगर यूनिक हो, हर कोई यूनिक है, मैं मानता हूं आपका एक लर्निंग कर्व अलग है, हर एवरीवन हैज अ यूनिक लर्निंग कर्व। मैं एग्जांपल देता हूं, मुझे एक बुक है सेकंड ईयर में रॉबिन्स की, उसको मैं 1 घंटे में 3-4 पेज पढ़ पाता था। मेरा एक दोस्त है, जान भी रहे होगे, तमुंगना घोष, है ना, मेरे बैच में, वो 40 पेज पढ़ जाता था 1 घंटे में। इसका ये मतलब नहीं कि मैं गधा हूं यार, मैं स्लो पढ़ता हूं तो मेरे को और मेहनत करनी पड़ेगी, सिंपल सी बात है। वैसे ही हर एक बच्चा यूनिक है। तो अब मैं क्या करा सकता हूं, देखो 2 चीजें करा सकता हूं, या तो इंस्टीट्यूट्स की तरह, बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की तरह एक मैं स्कॉलरशिप टेस्ट कंडक्ट कर रहा हूं, इसमें जो टॉप बच्चे होंगे उनको मैं फ्री में प्रीमियम फैसिलिटीज जैसे कि मेंटर प्रोवाइड करना, जो कि पूरा आपके साथ कनेक्टेड रहेगा, जो आपके साथ डेली आप उससे अपने टारगेट सेट कर रहे होगे और रात में आप रिपोर्ट कर रहे होगे, आपकी रिपोर्ट आप उससे एक उससे कनेक्टेड रहोगे, वो आपके साथ जूम सेशन कर रहा होगा, है ना, काउंसलर आपको प्रोवाइडेड होगा। या तो ये चीज मैं कर सकता हूं, या तो मैं सबके लिए ये चीज करा सकता हूं, बहुत मुश्किल होगा, इट विल नॉट बी एन इजी थिंग फॉर मी, है ना। एंड आज की डेट में ये फैसिलिटी सबके लिए अवेलेबल है, कहीं भी देख लो आप, है ना। बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट में जो मेंटरशिप्स और ये सारी चीजें, पर्सनल गाइडेंस, ये सब टॉप बैचेस में वो है ना, और हर किसी के लिए नहीं अवेलेबल। अगर ये सबके लिए करना चाहता हूं तो हर किसी को एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा, है ना। अब आप मेरे को नीचे कमेंट कर दो, एक स्कॉलरशिप कंडक्ट करना चाहते हो तो वो मैं फ्री में करा दूंगा, लेकिन उसमें गिन के कुछ बच्चे, 10 बच्चे, 15 बच्चे मैक्सिमम, बहुत एक लिमिटेड लोगों को ही, तो यार, क्योंकि आप समझो अगर मैं पर्सनल मेंटर प्रोवाइड कर रहा हूं तो उस मेंटर को भी मेरे को स्टाइपेंड प्रोवाइड करना पड़ेगा, एक लिमिटेड अमाउंट है जो कि मैं यहाँ पर जो है दैट वी कैन स्पेंड ऑन दिस, फाइन। लेकिन अगर आप सपोर्ट करने के लिए रेडी हो, आपको लगता है कि आपको जैसे जिम में पर्सनल कोच की जरूरत है, अगर आप उनमें से हो, देखो अगर आप 6 बजे अलार्म लगा के 6:30 बजे टेबल पर होते हो तो आपको कोई जरूरत नहीं है इस सबका, आप जिस कोचिंग इंस्टीट्यूट से पढ़ रहे हो बहुत बढ़िया बात। लेकिन अगर आप एक कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ एनरोल करने के बाद भी आपकी चीजें अभी से ही आपको समझ में आ रही है कि डिले होती चली जा रही है, तो डू नॉट वेट, यू एक्चुअली नीड अ एक्सटर्नल गाइडेंस, यू एक्चुअली नीड अ मेंटर विद यू, आई वुड से। अब यहां पर सिंपल सी बात है कि आप अगर ऐसा चाहते हो, अगर आप सपोर्ट करने को तैयार हो तो वैसा मेरे को बता दो। इट इज नॉट गोना बी इजी, बट आई कैन टेल यू, एग्जिस्टिंग जो प्लेटफॉर्म है ना, एक एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म एग्जिस्ट करता है, आइकॉनिक करके, आपने देखा होगा, सब्सक्रिप्शन 1 लाख रुपए का सब्सक्रिप्शन है, और मैं ओपनली बोलता हूँ 1-on-1 मेंटरशिप एंड पर्सनल कोच प्रोवाइड किया जाता है वहां, है ना। वहां से हम लोग बेटर कंटेंट, और उससे हम लोग बहुत कम प्राइस पे 1/10 1/20 प्राइस पे ला सकते हैं, लेकिन आपका सपोर्ट चाहिए होगा उसके लिए, है ना। तो मेरे को कमेंट करके दोनों बताना, स्कॉलरशिप चाहिए या फिर आप लोग सपोर्ट करने को रेडी हो, अकॉर्डिंगली वील प्रोसीड, है ना।
विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट। अच्छे से पढ़ो, मैंने आपको पूरा एक बार सारी रिसोर्सेज बता दिए। अब पढ़ाई करना स्टार्ट करो। एम्स दिल्ली मत सोचो, आप सोचो कि आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है। जिस भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ हो, लेट इट बी एनीवन, आप चाहे नीट उड़ान के साथ हो, चाहे फिजिक्स वाला के साथ हो, चाहे बायोमेंटस के साथ हो, चाहे अपनी कक्षा के साथ हो, चाहे आप आकाश के साथ हो, चाहे एलन के साथ हो, चाहे बायजूस, वेदांतु और अनअकैडमी, किसी के भी साथ हो, बहुत अच्छी बात है। सारे टीचर्स अच्छे हैं। बस ये देख लेना जो टीचर आपको पढ़ा रहा हो एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ा रहा है और क्या आपके साथ उससे जेल कर पा रहे हो, है ना। और इसके अलावा अगर आप जो मेरे को कमेंट में आप बता रहे होगे कि भाई आपको इसके अलावा भी लगता है कि एक पर्सनल सपोर्ट चाहिए और आप एक अफोर्डेबल लेवल पर चाह रहे हो, तो मेरे को बता देना। अगर स्कॉलरशिप कंडक्ट करा कर रहे हो तो सबके जो टॉप बच्चे होंगे उनके लिए फ्री करा दिया जाएगा, लेकिन ये याद रख लेना टॉप बच्चे होंगे उन्हीं के लिए करा पाओगे। विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट, पढ़ते रहो, मैं आपके साथ था, हूं, रहूंगा। विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट एंड बाय बाय। पढ़ाई करना है इसके बाद। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।